जय माई की साथियों, स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप एक बार इसको पूरा देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। साथियों यह वीडियो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है स्पेशल एजुकेशन डॉट हब, हमारा फेसबुक अकाउंट है स्पेशल एजुकेशन हब। साथियों जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है स्पेशल एजुकेशन हब। साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो में जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम केवल और केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश में 200 पटवारी के पद सृजित हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये समूह 2 उपसमूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की है। परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका है, ये बहुत बड़ी है। इसमें सिर्फ हम अभी पटवारी के पदों के लिए बात करेंगे और दूसरे पार्ट में इस वीडियो के में हम अन्य पदों के बारे में भी बात करेंगे। साथियों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह पत्र 4 तारीख को जारी हुआ है। 4 तारीख यानी कि 4 अगस्त 2026 को। साथियों आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 4 अगस्त 2026 है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि भी 4 अगस्त 2026 से हो जाएगी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 होने वाली है। साथियों आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2026 होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों परीक्षा दिनांक, ज्यादा समय नहीं है। परीक्षा आपकी 22/9/2026 मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगी। साथियों ये आपकी आवेदन भरने की तिथि है, ये आपकी अंतिम तिथि है, यानी कि आरंभ आवेदन पत्र होंगे 4 अगस्त 2026 से और अंतिम तिथि होगी 18 अगस्त 2026। साथियों परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सीधी भर्ती संविदा भर्ती पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए मात्र 250 रुपये लगेंगे और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस लगेगी। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद होंगे सीधी भर्ती के, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। अब हम चर्चा करते हैं, ये जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। साथियों परीक्षा का दिन एवं दिनांक आपका 22 सितंबर 2026 है। 2 पालियों में परीक्षा होगी, प्रथम पाली द्वितीय पाली। प्रथम पाली स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7 बजे से 8 बजे तक और द्वितीय पाली का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा प्रथम पाली में 8:50 से 9 बजे तक, यानी कि 10 मिनट। द्वितीय पाली में भी 10 मिनट मिलेंगे आपको। उत्तर अंकित करने का समय होगा, सबसे इंपॉर्टेंट समय है ये कि आपकी प्रथम पाली की परीक्षा 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे समाप्त हो जाएगी, यानी कि 3 घंटे का समय रहेगा। साथियों अब हम इसमें क्या क्या लगने वाला है ये सारी चीजें देख लेते हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जैसे मूल फोटो पहचान पत्र के लिए क्या रहेगा, वोटर कार्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक को आप ले जा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि UIDAI यानी कि आपका UIDAI वेरीफाई होने पर भी आपका ये आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, यानी कि आपका बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए। 5वीं चीज है आपकी परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय
तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। साथियों, तो समय का विशेष ध्यान रखें, आपको लेट नहीं होना है, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसे ये पूरे नियम दिए हैं, बाकी के कुछ हम अगले भाग में इसको देख लेंगे। थोड़े से ही पॉइंट और बचे हैं, एक बार हम चर्चा कर ही लेते हैं कि छठवां पॉइंट है, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे आप सभी को पता ही है, आप लोग पहले से ही पेपर देते आए हैं, तो इतने समझदार तो हैं ही कि क्या क्या ले जाना नहीं रहता है, जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टैबलेट, डिजिटल बॉक्स, सनग्लासेस, नकल पर्चा, ऐसी चीजें पूर्णतः परीक्षा में वर्जित रहती हैं। सातवां पॉइंट है आपका, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से संभाल कर रखें। साथियों, आप जो फॉर्म भरेंगे उसको आपको अपने पास संभाल कर रखना अनिवार्य होगा। आठवां पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। अभी तक कई बार क्या होता है कि पेन आपको नहीं ले जानी पड़ती, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, आप परीक्षा कक्ष में काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को साथ ले जाएंगे, यानी कि आप ब्लैक पेन लेके जाएंगे बॉल पॉइंट वाली। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समय अवधि तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो साथियों, जब तक समय पूरा नहीं हो जाएगा आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते। अगली चीज है, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, तथा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्ण प्रावधिक प्रोविजनल होगी, यानी कि कोई भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नहीं होता है। ये सारी चीजें आपकी कब हो जाती हैं, जब वो नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाती है, आप पेपर पास कर लेंगे तो उस टाइम पे ये सब होता है। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना बहुत जरूरी है। अगली चीज है, मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, सहारिया, सहरिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कार्यपालक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित नियम पुस्तिका के प्रारूप 2 में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ESB को ना भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। मतलब कि जो मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनमें बेगा, सहारिया, सहरिया, भारिया जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको क्या करना है कि अपने समस्त दस्तावेज हार्ड कॉपी में, यानी कि जीरोक्स में आपको कहाँ जमा करना है, आपको सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा। ठीक है साथियों, ESB को प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य माना जाएगा। तो ESB को जो भी इस कैटेगरी के लोग आवेदन पत्र करेंगे तो वो अमान्य माना जाएगा। आपको कहाँ करना है, पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करना है, वो भी कहाँ पे, संबंधित डिपार्टमेंट में। 13 और आखिरी पॉइंट है, विभाग के पद कार्यपालक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जाति, यानी कि कार्यपालक पद होने की स्थिति में क्या होगा कि आदिम जनजाति, बेगा, सहारिया, भारिया के अभ्यर्थियों की परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में कोई भी छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बेगा, सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी खंडिकाएं विलोपित मान्य होगी, यानी कि जो कार्यपालक पदों के लिए भर्ती होगी, इसमें आपको जनजाति कैटेगरी की जो परिभाषा रहेगी उसके अंतर्गत ही आपको परीक्षा देना होगा और उसमें आवेदन करना होगा। अब हम बात करते हैं साथियों, आपको इसके संबंध में ये जो PDF पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में डिटेल मिल जाएगी। आपको ये लेटर हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर कोई बॉयज़ हमारे साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो केवल और केवल बॉयज़ ग्रुप में जुड़ें, और जो भी हमारी गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं वो गर्ल्स ग्रुप में रिक्वेस्ट करें। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अध्याय 1, पटवारी चयन विशेष भर्ती परीक्षा दिव्यांग श्रेणी 2026 हेतु संबंधी नियम एवं निर्देश। ये वीडियो में हम अध्याय 1 में बात करेंगे, और इस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा, हम उसमें अध्याय 2 में जितने भी पद हैं उन सब के लिए वीडियो बनाएंगे और आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अभी हम
जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पटवारी के पद आए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट है पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे। दूसरी पॉइंट है सामान्य न्याय निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू संसाधन प्रबंधन राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2026 में आवेदन कर रहे हैं। आपको वेतनमान 5200 से लेके 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे रहेगा। सीधी भर्ती के पद पर प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3-13/2019/3/1 भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार देय होगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो बताने वाला हूं वो चौथा पॉइंट है। अर्हताएं क्या क्या होंगी पटवारी चयन प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए। भाई उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास ये जो हम पॉइंटों पे बात करने वाले हैं वो है भारत सरकार का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब कि भारत सरकार का नागरिक हो तथा क्या होगा मध्य प्रदेश सरकार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षावधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनके लिए क्या होना आवश्यक है कि आपके पास सीपीसीटी की परीक्षा पास होनी चाहिए और अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी जो परीक्षा विधीन रहेगी 3 वर्ष की उसके अंदर आपको सीपीसीटी परीक्षा पास करनी होगी और उसका प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी के पास दिव्यांग श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कि आपके पास वैलिड जो डॉक्टर होते हैं या हॉस्पिटल से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कमेटी बनती है उसका आपके पास दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय अभ्यर्थी के आवंटित जिले में गठित दस्तावेजों का सत्यापन समिति द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी एवं दस्तावेज समिति के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से भिन्नता होने अथवा दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर नियम पुस्तिका नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। साथियों, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपको अपने पास रखने होंगे। जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिखाने पड़ेंगे, समिति के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवेदक का पंजीयन पत्र यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन में होना अनिवार्य है, ये ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कहाँ से रोजगार पंजीयन करना है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे जानकारी पूछ सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो इस परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक C3/11/12/1/3 दिनांक 3/11/2012 एवं पत्र क्रमांक C3/11/2012/1/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016 में संशोधन आदेश क्रमांक C3/8/2016/3/1 भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं C3/8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार 18 से 45 वर्ष होगी अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। साथियों, 2026 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को आपको 18 साल का होना अनिवार्य है और आपकी आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण की। पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन परीक्षा के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 6.1 पॉइंट में है निःशक्त जनों के लिए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग आरक्षण प्रकोष्ठ मंत्रालय के पत्र क्रमांक F8/4/2001/1 पार्ट भोपाल दिनांक 3/7/18 के अनुसार श्रवण बाधित यानी कि बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, और ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता श्रेणी में कुल 6% आरक्षण होगा, जो तीनों श्रेणियों के लिए 2-2-2-2% होगा।
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 648/2009/7/5 बी दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे। सीधी सीधी सी बात मैं कहूं कि जो 4 कैटेगरियों में अभी तक अन्य परीक्षाओं में क्या होता था, 1.5% आरक्षण मिलता था। कैसे? HI श्रेणी यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट श्रवण बाधित के लिए 1.5%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1.5%, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1.5% और विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टि बाधित के लिए भी 1.5%। परंतु इस भर्ती में यानी कि पटवारी की जो भर्ती है उसमें दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के लिए यह पद मान्य नहीं है, मतलब आप पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे। इसलिए जो 1.5% आरक्षण है वो ऊपर जो 3 श्रेणियां हैं जैसे कि HI, LD और MD, इनमें बांट दिया गया है, इसलिए इनका आरक्षण 2-2% हो चुका है। अब हम बात करते हैं आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र का जांच काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन समिति द्वारा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में प्रकरण संभागीय मेडिकल बोर्ड को भी प्रेषित किया जा सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर ये आपका जो डिवीजन लेवल की मेडिकल बोर्ड रहेगा उसके द्वारा किया जाएगा, वरना आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मेडिकल बोर्ड समिति रहेगी वो कर देगी। और निहरताएं में क्या है, मतलब कि जो अयोग्य होंगे जैसे विकृत चित्त वाला होने पर, दुष्चरित होने पर, शारीरिक दुर्बलता होने पर। शारीरिक दुर्बलता में भी ऐसा होना चाहिए जो अस्थायी दशा का ना हो, बल्कि शारीरिक ऐसी अवस्था हो जिसमें रोग का स्थायित्व हो गया हो और उसके कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध या दायित्व को पूरा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पर रूप धारण किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिए अनहरकारी माना जाएगा। विवाह संबंधी में क्या होगा कि जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे पटवारी पद का चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। मैं साथियों जो पॉइंट बता रहा हूँ वो अयोग्यता के लिए है। कोई भी ऐसे महिला पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष या स्त्री से विवाह किया हो जिसकी पहले ही जीवित पत्नी या पति हो, तो ऐसे महिला पुरुष को भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और 26 जनवरी 2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो वह चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में 2 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए निम्न के लिए अनर्ह नहीं होगा। यानी कि अगर किसी के पास 2001 से पहले एक संतान थी और 26 जनवरी 2001 के बाद अगर जुड़वा बच्चे या जुड़वा संतान हुई है तो ऐसे व्यक्ति को छूट रहेगी। कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर, परीक्षा कक्ष में व्यवहार एवं शांति भंग करने पर किसी भी ऐसे उम्मीदवार की सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदयोचित कर दिया गया हो, यदि उसने नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। कोई भी अभ्यर्थी किसी नैतिक अधोपतन के अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो अथवा जिसके विरुद्ध नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध में प्रकरण दर्ज हुआ हो वह सेवा से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मानसिक रूप से फिट न होने पर किसी भी उम्मीदवार की सेवा या पद नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम ना हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाए जाने तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे। अगर किसी को मानसिक रूप से फिट नहीं है और सिविल सर्जन से नीचे के अधिकारी से वो अपना प्रमाण पत्र जारी करवाता है तो मान्य नहीं होगा। आपको कम से कम मतलब जो जिला चिकित्सा अधिकारी होता है जिसका पद सिविल सर्जन से कम नहीं होता है उसके आपको वेरिफिकेशन चाहिए। साथियों, फर्जी दस्तावेज फेरबदल किया हो, चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो, सारभूत जानकारी छिपाई हो, जिले में अनुमानित रिक्तियां निम्नानुसार होंगी। साथियों 7.11 वाले पॉइंट में है कि आपने अगर फर्जी दस्तावेज या दस्तावेजों में कोई भी फेरबदल किया है तो आपको अयोग्य माना जाएगा, आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
साथियों अब हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिले मतलब मध्य प्रदेश के कितने जिलों में कहाँ कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने पद सृजित हैं। तो मध्य प्रदेश में पटवारी के समस्त 200 पद निम्नानुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है तथा अनारक्षित नील ओपन में विज्ञप्ति है। जिस श्रेणी का दिव्यांगजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी के की बिना वर्ग ओपन की विज्ञप्ति रिक्तियों में समाहित हैं। इन पदों हेतु सभी श्रेणी अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों 200 जो पद हैं और अनारक्षित नील ओपन में जो विज्ञापित हैं, जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयनित होगा, मतलब आपकी जो कैटेगरी है, मान के चलिए जनरल है, ओबीसी है या एससी है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आप जिसमें भी चयन होंगे उसी श्रेणी हेतु आपको मान्य किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों की। तो साथियों जैसे मान के चलो पहला आपका जो जिला आ रहा है, पोस्ट कोड 001 आ रहा है, वो पटवारी आगरमालवा के लिए आ रहा है। तो आगरमालवा में 2 पद, ये आपका पोस्ट कोड है, ये आपका नेम ऑफ पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आगरमालवा, पटवारी आगरमालवा लिखा है। ये आपकी एक श्रेणी दी हुई है, यूआर, नील और ओपन, ये तीनों के लिए रहेगी। 2 पद रहेंगे। ईएच के लिए 2 पद, एलडी के लिए 0 पद यहाँ पे है और एमडी के लिए 0 पद है। और पोस्ट कोड 02 में क्या है कि आगरमालवा में ही 2 पद ओपन, नील और यूआर कैटेगरी के लिए हैं और ईएच कैटेगरी के लिए 0 पद हैं और एलडी के लिए 2 पद हैं, 0 पद हैं। ऐसे ही टोटल पद पहली जो आपको पैरा दिख रहा है वो ओपन, नील और यूआर के लिए है। तीसरी जो दूसरी लाइन है उसमें ईएच के पद हैं। चौथी जो लाइन है वो एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के पद हैं और लास्ट में जो लाइन दी हुई है, पैरा दिया हुआ है, उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी के पद हैं। तो साथियों इसमें जिला दिए हुए हैं जैसे आगरमालवा, पटवारी, अलीराजपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, मंडला, लगभग मध्य प्रदेश के सभी जिले हैं। हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पद हैं। 200 पद हैं साथियों। कितने पद हैं? तो टोटल पटवारी के 200 पद हैं, जिसमें से 94 ईएच के लिए हैं, 45 लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए हैं और 61 पद आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए हैं। साथियों चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको विस्तार से देखने वाले हैं। आप जब तक अंत तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको जानकारी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी। वीडियो कितना भी लेंथली हो जाए लेकिन जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से सटीक मिलेगी। और जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से 40% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किए हों। यानी कि जितने नंबर का आपका पेपर होगा उसमें से आपने अगर 40% मार्क्स लाए हैं तो आपका मतलब आपको सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया जाए। मान के चलिए 100 नंबर का पेपर है और आपके 40% मार्क्स होते हैं 40, तो आपके कम से कम 40 नंबर तो परीक्षा में आने ही चाहिए, तभी आप क्या रहेंगे, सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे यानी कि पास माने जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयता के क्रम में अंकित किया जाए। मान के चलिए जैसे ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, इंदौर, भोपाल में आपको इंदौर सेलेक्ट करना है, इंदौर में आप जॉब चाहते हैं, मेरिट क्रम आपको सबसे पहले इंदौर चुनना होगा और उसके बाद आप अन्य जिले चुनेंगे वरीयता के आधार पर। जिसमें आपको पहले वरीयता देना है उसमें आपको पहले जिला सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अगला जिला सिलेक्ट करना है। अगर आप एक जिला सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं और अन्य जिले सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप यह माना जाएगा कि आप जो भी अभ्यर्थी है वह क्या चाहता है कि 4 जिले में से, मतलब कि मान के चलो 55 जिले हैं और 55 जिले में से आपने केवल इंदौर को चुना है या भोपाल को चुना है, तो उनका कहना यह होगा कि आप अन्य जिलों में कहीं नियुक्ति नहीं चाहते। और अगर आप मेरिट में नाम भी आ रहा होगा और आपको अगर इंदौर नहीं मिलता है तो आपको और कोई जिला आवंटित नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी जिलों को अनिवार्य रूप से सिलेक्ट करें, लेकिन उस जिले को वरीयता क्रम के आधार पर रखें जहां आप पहले जॉब चाहते हो। साथियों पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है। अभ्यर्थियों को अपने अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा जिस जिले में अभ्यर्थी पद स्थापना चाहता है। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय
अपनी पदस्थापना हेतु जिलों में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या एक से अधिक जिलों का चयन नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी इन जिलों में पदस्थापना नियुक्ति नहीं चाहता है, भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची में चयन क्रम अनुसार पदस्थापना नियुक्ति का पात्रता रखता हो तथा उसकी उस जिले में पदस्थापना नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है कि सारे जिले चॉइस करें। आवेदन के समय जिलों की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो भी जिला सिलेक्ट करना है अपनी पसंद का, वो सबसे पहले करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी या पांचवी पसंद का जिला करते जाएं, लेकिन करना सभी है। लेकिन अगर आप संशोधन करेंगे तो इस सूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगला पॉइंट है प्रतियोगी परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची चयन सूची अभ्यर्थी द्वारा उनके आवंटन में दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का जिले का आवंटन एमपीईएसबी द्वारा किया जाएगा। यह मेरिट सूची प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची एमपीबीएससी को रिक्त पदों के रूप में भेजी गई जानकारी अनुसार जिलावार एवं वर्गवार होगी। मेरिट सूची का परीक्षण कर आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन मुख्यालय द्वारा उक्त सूची संबंधित जिले को प्रेषित की जाएगी। एमपीईएसबी द्वारा जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। इसी सूची में अभ्यर्थी को जिला आवंटित जिला अंतिम होगा। साथियों, जिलों में चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना एमपीईएसबी द्वारा मेरिट सूची यानी कि प्रथम काउंसलिंग की जो चयन सूची रहेगी उसके आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रथम काउंसलिंग कहलाएगी। प्रथम काउंसलिंग की समस्त कार्रवाई आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देशों के अंतर्गत अभ्यर्थी को आवंटित जिले में की जाएगी। अभ्यर्थियों के आवंटन जिले में काउंसलिंग की कार्रवाई उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कलेक्टर तहसील आवंटन कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु संबंधित अनुभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित करेगा। अनुभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा संबंधित को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यह नियुक्ति आदेश परीक्षण में राजस्व द्वारा संबंधित आदेश परीक्षण में उपस्थिति दिनांक से प्रभावशील होगा। साथियों, कुछ 2 पॉइंट और बचे हैं लास्ट के, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। इसके पश्चात उक्त रिक्त पदों पर कोई अतिरिक्त काउंसलिंग नहीं की जाएगी। शेष रिक्त पदों की पूर्ति आगामी भर्ती परीक्षा के माध्यम से शासन नियमों के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। किसी भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अभ्यर्थी पात्र रहेंगे, भले ही आप अपनी पसंद का जिला चुनते हैं, मान के चलिए मैं जैसे भोपाल का निवासी हूं और मैंने भोपाल जिला ही सिलेक्ट किया है पहले, तो वरीयता के आधार पर तो मैंने कर लिया पसंद का जिला, लेकिन इसमें एक चीज और की गई है कि किसी भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। यानी आपका जिला तो रहेगा, लेकिन आपकी जो गृह तहसील रहेगी, जैसे जो भी रहे, तो आपको आपकी गृह तहसील में पदस्थापना नहीं मिलेगी। और साथियों, जो भी पद इस भर्ती प्रक्रिया में रिक्त रह जाते हैं उनके लिए फिर अलग से नई भर्ती प्रक्रिया होगी। जैसे भी जो भी हो उसका भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, लेकिन परंतु कोई दूसरी काउंसलिंग लिस्ट नहीं आएगी। और आखिरी पॉइंट है न्याय क्षेत्राधिकार। किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा। यानी कि आप अगर कोई भी विवाद संबंधी कुछ होता है तो क्षेत्राधिकार जो रहेगा वो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक सीमित रहेगा, मध्य प्रदेश के बाहर ये मैटर नहीं जाएगा। साथियों, पहला अध्याय अपना समाप्त होता है। इसके बाद अध्याय 2 आता है, जिसमें और भी बहुत सारे पद हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की है। लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित 200 पटवारी के पदों की चर्चा करी है। क्या क्या योग्यता है, ये सारी चीजें हमने बताई दी हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। साथियों, जल्द ही आपको मैं अध्याय 2 में जो भी पद हैं उनके बारे में भी वीडियो के माध्यम से जानकारी रखने वाला हूं। धन्यवाद।